तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जैसा कि हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे खड़ा है जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, हेलो अमन बच्चों। भैया फिजिक्स पढ़ाते थे। ठीक है, अमन भैया जो है फिजिक्स पढ़ाते थे, वो यूट्यूब पे अभी भी पढ़ाएंगे ही। लेकिन जो आपको अनाउंस किए थे कि आपका क्रैश कोर्स जो स्टार्ट करने के लिए, मतलब पेड कोर्स जो कि आपका गूगल मीट पे होगा फिजिक्स का, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उसका जो अनाउंस किए थे उसमें उनमें जो है मतलब बहुत सारे लोगों को देखे, फिर जो है ये भैया हमको मिले और अच्छे तरह मतलब कि इनको लगा, मतलब हमें लगा कि हाँ ये मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। वैसे तो ऑफलाइन ये मतलब बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लगभग 3 साल 3.5 साल से जुड़े हुए हैं। और ये ऑनलाइन इनका फर्स्ट मतलब कि पहला आज आपके साथ इंटरेक्शन है। और आप लोग खुद बताना है, मतलब फीडबैक देना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या होता है। सबसे पहले तो इनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको। तो हम तो इनको जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? रवि कुमार। अच्छा, सर का नाम रवि है। और सर आपका ट्वेल्थ में कितना मार्क्स था? ट्वेल्थ में मेरा 85% था सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से सर का 85% था। और सर टेंथ का बता दीजिए। 10th में 10 जीपीए था हम लोग के टाइम में उस समय का। हाँ, सीजीपीए मतलब कि 95% होता है। आप लोग जो लोग सीबीएसई से पढ़े होंगे वो जानते होंगे सीजीपीए का मतलब। ठीक है, तो 95% एबव ही होता है, 95% आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये था टेंथ का। लेकिन अभी जो है सर या फिर भैया बोलो, जैसे कि हमको आप लोग बोलते हो, तो भैया क्या कर रहे हैं इसके बारे में ये खुद बताएंगे। तो बच्चों, मैं अभी सेकेंड ईयर बीटेक कर रहा हूँ और मैं लगभग 3 साल से बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन देता हूँ। कभी कभी होम ट्यूशन जाकर देता हूँ या बच्चे मेरे यहाँ खुद पढ़ने आते हैं। और मेरा बीटेक कॉलेज में ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। और आपको जो बताएंगे और शिक्षक बताएंगे। ठीक है, तो यही चीज था। और अभी जो है आपको ये डेमो देंगे फिजिक्स पढ़ा के, मतलब आपको अभी पे वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना है ये आप पहले देख लो कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आपका जैसा कि चैप्टर 4 अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर 4 हमने इसलिए बोला क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका थर्ड चैप्टर था, वो अमन भैया कुछ कुछ टॉपिक कवर कर दिए थे, इसीलिए जब थोड़ा सा बाकी था तो वो छोड़ दो। ठीक है, तो अभी ये पढ़ाएंगे, चैप्टर 4 आपको पढ़ा के देखेंगे। तो आप लोग देखना, चैप्टर 4 आप लोग को नोट्स भी मिल चुका है। तो नोट्स पढ़े होगे ठीक है, अगर नहीं पढ़े होगे फिर भी ठीक है। आप लोग देखना पढ़ के कि कैसा मतलब कि ये पढ़ा रहे। वैसे कोई दबाव नहीं है, अगर ठीक लगे तो सही है, नहीं ठीक लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बताना, फिर से टीचर खोजे जाएंगे। ठीक है, वैसे आप पढ़ के देखो, अगर सही लगे ना तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करना। टेलीग्राम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है हम जाएंगे और रवि भैया आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी ये इनको लगा देते हैं ताकि ये जो है आपको पढ़ाए। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इनसे पढ़िए। ठीक है, देखिए, फीडबैक दीजिएगा कैसा है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। और हम लोग पहले समझेंगे फिजिक्स में कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। तो पहले हम लोग ब्रांच वाइज देख लेंगे। तो हम ब्रांच वाइज में हम लोग का पहला ब्रांच होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसमें हम लोग का आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, जो आपको अमन सर पढ़ाए हैं और आगे पढ़ाएंगे। और हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रांच से शुरू करेंगे और यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। और बाद में हम आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा देंगे। तो ये दोनों मैग्नेटिज्म में आपका 3-4 चैप्टर आ जाएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म और करंट थ्रू करंट। और उसके बाद आपको आ जाएगा एक अल्टरनेटिव करंट। और उसके बाद आपको आ जाएगा परमानेंट मैग्नेट। ये सब आपको इस ब्रांच में मैग्नेटिज्म में आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, जो हम बाद में आपको डिटेल्स में समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में देख लीजिएगा और उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग को समझना ये है कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट और मूविंग चार्ज, कोई भी परमानेंट मैग्नेट और मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ कुछ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिससे वो अपने सामने बगल वाले और सामने वाले मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और रखे हुए कोई भी स्टैटिक चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करता है।
तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है जिस फील्ड के द्वारा, उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्रिएट कैसे होता है। तो बच्चों एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे एक मूविंग चार्ज है, चार्ज Q, जिसको हम Q से डिनोट किए यहाँ पे चार्ज Q, वो एक अपने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ v दिया हुआ है, ठीक। और एक यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो इसका साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है। तो ये मैं अपना परमानेंट मैग्नेट और चार्ज अपने चारों तरफ कुछ क्रिएट करेगा। ये जो डॉट डॉट हम दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। जो फील्ड क्रिएट करेगा और उसके बाद ये फिर एक मूविंग चार्ज, दोनों फील्ड क्रिएट करते हैं, चाहे आप परमानेंट मैग्नेट यूज करो या एक मूविंग चार्ज यूज करो। तो मूविंग चार्ज या परमानेंट मैग्नेट फील्ड क्रिएट किए जो डॉट डॉट से हम दिखा रहे हैं, तो उस फील्ड से ये बगल वाले किसी चार्ज पे, मान लीजिए यहाँ पे एक हम परमानेंट मैग्नेट रख दिए साउथ और ये नॉर्थ, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख दिए Q, तो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट पे, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और जो जिस कारण फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह ये चार्ज अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा और फील्ड से फोर्स एग्जर्ट करेगा दूसरे चार्ज पे, जिस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और उस फील्ड को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग दो चीज डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B। क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल B। और मैग्नेटिक फोर्स को करते हैं FB, F और स्मॉल b, यहाँ पे छोटा सा b। तो बच्चों हम आपको अभी इसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे, और लेकिन इसको सारा आपको कैसे ये फॉर्मूला आया और ये क्या 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 डिनोट करता है, इसका क्या क्या वैल्यू होता है, हम सारा आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स FB होता है QVB साइन थीटा, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पे वेक्टर साइन दे देते हैं। चार्ज पे वेक्टर साइन नहीं आता है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है, तो उसको हम वेक्टर साइन नहीं देंगे, यहाँ फोर्स और वेक्टर साइन देंगे और V क्रॉस B कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा फोर्स का फॉर्मूला है FB इक्वल टू Q V क्रॉस B, और उसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे, यहाँ पे मॉड को हम मॉड लगा दिए, तो ये मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। तो इसको ये इसका फॉर्मूला हो जाए QV साइन थीटा, ठीक। और उसके बाद हम, ये तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब हमको फील्ड निकालना है। तो जो हम आपको बताया है कि B, ये जो कैपिटल B है जो यहाँ पे, वो हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे FB अपॉन QV साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना है, FB यहाँ पे है, QV साइन थीटा को नीचे ले आएंगे, आपको B का वैल्यू फाइंड मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि चार्ज क्यों है। ये यहाँ पे क्यों को हम कोई भी चार्ज है, कोई भी यूनिट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो गया आपका यहाँ पे वेलोसिटी, जो जिससे वो किस वेलोसिटी से वो चार्ज मूव करेगा, ठीक। और ये उसके बाद ये तो हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ये चार्ज के केस में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जब मैग्नेट के केस में बात करेंगे तब आपको हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 के एंड में। उसमें आपको परमानेंट मैग्नेट नाम का एक टॉपिक आएगा, उसमें हम आपको मैग्नेट के द्वारा कैसे फील्ड क्रिएट होता है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सारा हम करवा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसके बाद हम डिनोट करेंगे इसको, ये क्या है, तो ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा? ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। और उसके बाद इसका SI यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और उसका दूसरा और क्या भी अच्छे यूनिट्स हो सकते हैं जो हम लाइफ में अपने मतलब फिजिक्स सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, तब तक आप नीचे फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन देंगे तो आप उसमें आप उसके हेल्प से बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका SI यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया टेस्ला। क्या हो गया? टेस्ला। ये इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं टेस्ला
जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, क्या, कैपिटल टी, ठीक। और इसको हम इसमें और फॉर्म, दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट में हम लिख सकते हैं WEBR, वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्मॉल में लिख सकते हैं वेबर को WB, क्या लिख सकते, मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, WB, ठीक। तो उसके बाद हम इसको और क्या चीज में लिख सकते हैं, कौन से यूनिट में लिख सकते हैं, तो हम आपको आगे बताते हैं। इसको लिख सकते हैं हम एक बहुत पॉपुलर यूनिट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिट है, जिसको हम गॉस कहते हैं। आपको ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़े थे वो वाला, नहीं, ये दूसरा यूनिट का नाम दिया गया है गॉस, वो गॉस लॉ नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम बोले लिखेंगे 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। इसको लिखेंगे GUASS, जिसको हम सिंपल G से, कैपिटल G से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टेस्ला ये और ये इक्वल टू 10⁴ गॉस, तो हम ये सोच सकते हैं कि टेस्ला यहाँ काफी बहुत बड़ा यूनिट होता है। अगर हम मान लिए कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करें, वहां पे हम लिखे 10⁻³ टेस्ला, तो वो तो गॉस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इसका वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए हम ज्यादातर कभी कभी टेस्ला का यूज करेंगे और कभी कभी गॉस का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के वैल्यू के अनुसार। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये जो फॉर्मूला लिखवाए हैं हम, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाएगा। और ये उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये बिहार बोर्ड के मतलब लगभग 10 साल के पिछले 10 साल में 3 बार ये सिर्फ 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है, ये पूछा गया हुआ है। और उसके बाद आपको हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा चीज पढ़ते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन हम यहाँ लिख देते हैं, इसका डायमेंशन हो जाएगा m e⁻⁻² I⁻⁻⁻1। ये आप जब फिजिक्स का स्टार्टिंग में जब फिजिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे एक चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपको कैसे निकालना है, कैसे आया m⁻⁻⁻1 I⁻⁻1, ये कैसे आया, ये आप वहाँ पे पढ़ते हैं। और हम यहाँ पर बस आपको बताएंगे, यहाँ पर बस m होगा मास, t होगा टाइम, और यह I होगा करंट, जो सिंपल 7 यूनिट्स होती है, बस वही है और कुछ नहीं है। अब हम बच्चे दूसरा चीज समझाते हैं। मान लीजिए एक जो चार्ज है, यहाँ पे समझा रहे, कोई चार्ज ये Q किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये एक केस हो सकता है क्या, किसी एंगल से मूव करता हो, तो एंगल क्या हो सकता है, मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। तो वहां पे देखिए एक मतलब यहाँ पे मेरा चार्ज Q है, यो एंगल थीटा से वेलोसिटी v से और एंगल थीटा में मूव कर रहा है XY प्लेन में, और उसमें वो प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ कैपिटल B हम डिनोट किए हैं मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, हम इस बात को क्वेश्चन भी करवाएंगे और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या हो गया मेरा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, उसका यूनिट, डायमेंशन, ये सारा आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक, क्या नाम है, लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए बच्चों, ये है एक में हम लोग पढ़े अभी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद पढ़े मैग्नेटिक फोर्स, तो उसी में है लॉरेंट्ज फोर्स। इसमें अब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जैसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करंट में पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड काम आता है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का अगर दोनों फोर्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो दोनों फोर्स को मिला देने को तो मिला देते हैं तो बनता है लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B, ठीक। ये देखिए, ये हो गया मेरा लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, QE ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक। और अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला।
वो जो क्या था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां मिल जाए, दोनों का जहां दोनों फोर्स आ जाए, जिसका वहां पे समेशन हो जाए दोनों फोर्स का, उस फोर्स को कहेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि होता क्या है। ये तो हम आपको फॉर्मूला समझा दिए, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे, क्या लॉरेंट्ज फोर्स होता क्या है, इसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, मान लीजिए एक चार्ज है Q, ठीक, इसका कुछ वेलोसिटी है v, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, इसको हम v से डिनोट किए। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ई कैपिटल ई से डिनोट किए। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे Q चार्ज है, वेलोसिटी v है, और मैग्नेटिक फील्ड v है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा QE से प्लस मैग्नेटिक फील्ड लगा Q क्रॉस B से, तो दोनों को समेशन कर दिए, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तब आपका निकला लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, और बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हर साल, लगभग हर साल किसी न किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, या 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लेगा, 2 मार्क्स में आपको पूछ लेगा, या 2 मार्क्स का पूछ लेगा कि आपको इसका डेफिनेशन लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। ठीक, और या तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड को समेशन करके क्वेश्चन बनाया जाए लॉन्ग आंसर का, तो उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन देगा, तो उसमें आपको ये जरूर पूछेगा, लॉरेंट्ज फोर्स कहीं ना कहीं पूछेगा, जो 1 या 2 नंबर का आपको रहेगा 5 नंबर के भी क्वेश्चन में। तो आप अगर 5 नंबर क्वेश्चन में ये सिर्फ पढ़ के जाते हैं, 2 नंबर आप अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो लॉरेंज मेरा 2 चीज हो गया, 3 चीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स। ठीक, अब आगे हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मेरा मैग्नेट है। ठीक, ये देखिए मेरा एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक, और ये जो आपको कर्व लाइन सब दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, तो इसमें है ना ये जो मेरा परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे और कर्व फिगर बनाकर क्या करेंगे, कर्व फिगर बना के फिर साउथ की तरफ पॉइंटेड हो जाएंगे, नॉर्थ से इनवर्ट करेंगे और आउटवर्ड करेंगे और साउथ से इनवर्ट में आ जाएंगे। तो इससे आप इस लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ सकते हैं। मान ली यहाँ पे एक और परमानेंट मैग्नेट रख दिए, हम चार्ज रख दिए, जिससे अगर मूविंग चार्ज रख दिए तो दोनों अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। मान ली कुल चार्ज Q है, तो ये भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये ऐसे कर सकता है, ऐसे कर, मतलब किसी भी तरह इसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस टाइप का। ये चार्ज का हो गया, ये मैग्नेट आपका परमानेंट मैग्नेट का हो गया। ठीक, तो हम इसका प्रॉपर्टी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पक्का CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, आपको 5 नंबर में पक्का पूछेगा या 2 नंबर में कंफर्म पूछेगा। कंफर्म कभी भी आप देखिएगा पेपर उठाकर प्रीवियस ईयर का, आपको कंफर्म पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आप प्रॉपर्टी बता दीजिए या फिगर बना के दिखा दीजिए, कहीं ना कहीं पूछ लेगा इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्या पहला प्रॉपर्टी है कि हमेशा क्लोज लूप बनाता है। दूसरा, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ, जो भी परमानेंट मैग्नेट या चार्ज का इसका स्ट्रेंथ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिफाइन होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा उतना ज्यादा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा। मतलब किसी भी चार्ज के कंपेयर में, परमानेंट मैग्नेट के कंपेयर में किसी का भी कम लाइंस होगा या ज्यादा लाइंस होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे में परमानेंट मैग्नेट पे या दूसरे चार्ज पे। ठीक, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कभी है ना, ये परमानेंट मैग्नेट निकला हुआ है, जो एक परमानेंट मैग्नेट से जो लाइन निकलेगा
वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? वो हम आपको उस जो फोर्थ पॉइंट बताएंगे, लेकिन ये थर्ड पॉइंट में है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट में होगा कि क्यों नहीं करेगा। इसीलिए नहीं करेगा कि अगर कि कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमको पता नहीं चलेगा। ठीक, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है एक्स डायरेक्शन में, तो उसका अलोंग द लाइन उसका डायरेक्शन होगा, उसका तो उससे हमको किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन गलती से भी या किसी के साथ इंटरसेक्ट कर गया तो वहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे, तो मेरा वो टेंजेंट गलत हो जाएगा और वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको नहीं पता डायरेक्शन उसका क्या हो गया, हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दो कर्व हो गए, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए दो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, इसका चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट क्या है? ये है ना, हमेशा हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। ठीक, और हाई मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ की तरफ से होकर लो मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ से जाएगा। ठीक, और उसके आगे है, इसके बाद ये आपका रहा मैग्नेटिक, हम लोग इसका प्रॉपर्टी भी 5 एक्सप्लेन कर दिए हैं, फोर्स एक्सप्लेन कर दिया है, लॉरेंस फोर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिए, यूनिट डायमेंशन सारा चीज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? करेंगे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं काफी आसान लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको हम दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हम तो नीचे लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों ये आपका रहा क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन है जो 2007 में 2007 AIEEE मतलब जेई में जब पहले होता था, 2014 के पहले तो AIEEE होता था, उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन है ना लॉरेंस फोर्स पे बेस्ड है, इसे हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको बनाने में आसान हो, तो वो बस इसी क्वेश्चन पे फॉर्मूला पे बेस्ड है लॉरेंस फोर्स। उस पर आप क्वेश्चन देखिए और एक बार सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम उसके बाद थोड़ा देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं क्या है, तब तक आप सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज q enters a region of constant uniform and mutually orthogonal field E and B with a velocity v। यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक, एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोल रहा है कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। ठीक, देन आपका ऑप्शन दिए हैं हम ऊपर, a v इक्वल टू e क्रॉस b बाई b स्क्वायर, v इक्वल टू v इंटू e बाई b स्क्वायर, c इक्वल टू ऑप्शन सी में है v इक्वल टू e इंटू b अपॉन e स्क्वायर, और ऑप्शन एक आपका डी यहाँ है v इक्वल टू b इंटू e बाई ई स्क्वायर। 2007 के AIEEE में आया हुआ है, सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हैं। तब तक आप सॉल्व करते रहिए और हमको अपना ऑप्शन जो आपका इसमें आंसर है वो हमको चैट में बताइए या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप हमको। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन होगा इसका, हम पहले बोले कि लॉरेंस फोर्स का बेस है, तो फोर्स हम लिखते हैं लॉरेंस फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, क्या लिखे हैं? v क्रॉस b, ये आपका लॉरेंस फोर्स का फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में फिगर में क्वेश्चन तो हम पढ़ लिया, फिगर में कैसे समझेंगे ये देखिए। ये मान लीजिए मेरा ये है, ये मेरा किसी यहाँ चार्ज पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में मान लिए, मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्शन में मान लिए, ठीक, y डायरेक्शन में मान लिए, और यहाँ z डायरेक्शन में हम क्या मान लिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब आप देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B। ठीक,
यहाँ पे देखिए तीनों 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। और यहाँ दोनों तीनों में ऑर्थोगोनल का मतलब ये क्वेश्चन में पढ़िए, और देखिए वहाँ पे ऑर्थोगोनल लिख रहा है, यहाँ ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं भी ले सकते हैं, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन की चूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक। तो आप देखिए क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि इट्स कम आउट विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लीजिए चार्ज यहाँ से वेलोसिटी से जा रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है जो वाई डायरेक्शन में है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद बिना डेविएट किए, कोई भी एंगल से बिना डेविएट किए हुए सीधा निकल जाता है, ना उसके चेंज में उसके कोई एंगल में डेविएशन होता है, ना ही उसके मैग्नीट्यूड में उसके डेविएशन होता है कुछ, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी या उसके मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो लॉरेंस फोर्स यहाँ होगा ये होगा इक्वल टू 0। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर डेविएट नहीं कर रहा है कोई भी पार्टिकल, डेविएट नहीं कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ना डायरेक्शन बदल रहा है, तो उस इक्वल टू उसका फोर्स हो जाएगा 0, ठीक। उसको लिख दिए हम 0। अब तो यहाँ सवाल ये आता है कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, क्यू ई इक्वल टू माइनस क्यू बी क्रॉस बी, ठीक। ये आ गया, कुछ नहीं करना है, चार्ज क्यू से क्यू को हटा देना है, इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक। क्या है यहाँ पे, ये आपका आ गया। उसके बाद हम एक क्वेश्चन में आप पढ़िए, ये हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल। तो बाद में जब दो केस आ जाता है तो उसमें आपको हो जाएगा, कोई उसमें चेंज नहीं आता, तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू क्यू ई, ठीक। आप क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू, कुछ आराम से लिख सकते हैं, इक्वल टू वी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इक्वल टू वी बी। ये हम इस तरह इसीलिए नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगा है, यहाँ हम डायरेक्ट लगाए हैं, क्योंकि बाद का एक्सटर्नल केस आता है कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं आता है, मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, वो मेरा डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा, इसीलिए कोई इक्वल टू वी बी लिखे हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए सब ऑप्शन में इक्वल टू वी इक्वल निकालना है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं वी इक्वल टू ई बी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे कुछ इसको समझिए, इसको हम ये इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्शन का बहुत अच्छा कैसे डायरेक्शन पता चलेगा, ये आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेगा ये वाला। क्योंकि देखिए अगर एक्स डायरेक्शन आपका वेलोसिटी की वाई डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वाई इंटू जे, ठीक। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वाई इंटू जे, तो आपका ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, या मैग्नेटिक फील्ड जो आप डिपेंड करता है कि आप इसको किधर मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ए वाई जेड में मान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जेड में मान रहे हैं, तो उसमें आपको कीजिएगा ना वाई वी इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी। तो ये आप अगर करते हैं वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो आपका ये जो आएगा ना, ये इस तरह जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आई इंटू के जो जे कैप होगा वो के कैप आ जाएगा। लेकिन हमको हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये अंदर फोर्स है ना, अंदर क्रिएट करेगा। ऐसे अगर वाई करते हैं हम लोग, तो अगर हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको हम बाद में आगे पता चलेगा। अगर हम करते तो उसका डायरेक्शन है इनवर्ड आता है, इनवर्ड। तो यहाँ पे जो ये होता है ये साइन चेंज हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, क्योंकि ये माइनस इनवर्ड है, हम आउटवर्ड मारने के डायरेक्शन यहाँ पे फील्ड का, और यहाँ ये इनवर्ड आ रहा है, तो मतलब माइनस साइन आएगा। माइनस साइन होने के कारण ये मेरा साइन हट जाएगा और ये v क्रॉस b हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन देखिए क्या है, e बाई बी। ऑप्शन में मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन में e बाई बी है, तो ये ऑप्शन b बाई बी है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। e बाई बी है, हो सकता है, b बाई e है, ये नहीं हो सकता है, ये b e बाई बी, और यहाँ e बाई ई स्क्वायर है ये ऑप्शन में, हाँ e बाई ई स्क्वायर है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपको ऑप्शन मतलब सिर्फ डायरेक्शन पता करने के बाद, ये रिजल्टेंट निकालने के बाद आप यहाँ लिख ई बाई बी करने के बाद आप पता कर सकते हैं ई बाई बी, ठीक। एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में,
तो यही हो सकता है। लेकिन आप उसको उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको वहाँ पे कैपिटल बी से मल्टीप्लाई करना है, एक ऊपर और एक नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों? बस उस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम बी से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे, तो यहाँ भी इक्वल टू ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। देखिए ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर, ये हम इसीलिए माने कि अपने उस फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमको आंसर तो पता चल ही गया था ई बाई बी के फॉर्म में होगा, लेकिन उस फॉर्म में लाने के लिए हमको एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया ना पड़ा, डिनोमिनेटर में न्यूटन में ऊपर नीचे, जिससे हम आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। बस इसमें है ना आपको डायरेक्शन पता करना था आपको, मतलब अभी तो 2007 में इसमें सिर्फ वैल्यू पूछा है कि इस फॉर्म में होगा, ई बाई बी के फॉर्म में होगा, क्या इसका फॉर्म बन सकता है। लेकिन आपको दूसरा कभी भी एग्जाम दीजिएगा किसी भी बोर्ड का या कॉम्पिटिशन का, उसमें आपको डायरेक्शन पूछेगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे और बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लॉरेंट्ज फोर्स से बेस्ड था। बस डायरेक्शन और जो फोर्स इक्वल 0 कब होता है, जब कोई भी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी में, तब। हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये तो आपको बस 3-4 लाइन में था, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिए अभी, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको मेहनत करवाएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। आप हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, आप आराम से लिखिए और हमको इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है आपका, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, पहला ऑप्शन आपका है पैरेलल टू बी, पैरेलल टू ई, पैरेलल टू बी क्रॉस ई, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले सीबीएसई बोर्ड में और पहले जो ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो उसमें 2012 में पूछा गया। ठीक, ये क्वेश्चन, और उसके बाद बिहार बोर्ड में जस्ट 3 साल बाद 2015 में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन उसी पर बेस है जो हम आपको पढ़ाए हैं, फोर्स का फॉर्मूला ये वाला बताया थे ना आपको, V इक्वल टू Q V क्रॉस B, वो वाला फॉर्मूला से निकालना है और उसी से रिलेटेड है, वो एग्जैक्ट वही नहीं है पर उसी से रिलेटेड है, ये है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किसके प्रोपेगेशन में होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन जे डायरेक्शन में होता है। अब हम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे डायरेक्शन में होता है। ठीक, अब आपको देखना है इसमें से कि कौन सा जे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या कौन उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में है। तो आपको 30 सेकंड का टाइम देना है, आप हमको सॉल्व करके बताइए। चलिए टाइम खत्म, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम आपको क्या बोले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है, प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होता है, जे डायरेक्शन में होता है। तो बस आपको इसमें देखना कि ये जो हम बी क्रॉस, मतलब कुछ ये जो ऑप्शन होगा जे डायरेक्शन में कौन है, बी नहीं होगा। ठीक, क्यों, वाई डायरेक्शन में है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है जो वाई डायरेक्शन में, तो पहले गलत हो गया, नहीं होगा। ये वाई डायरेक्शन में, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोले थे, इसीलिए ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। और ये जो आपका बी क्रॉस ई, अगर हम इस तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं तो मेरा इस डायरेक्शन, मेरे जे डायरेक्शन में, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में ऑप्शन आता है, इसीलिए मेरा ये ऑप्शन हो गया। तो आप बोलिएगा कि ये क्यों नहीं सही हुआ, ई क्रॉस बी। तो ई क्रॉस बी देखिएगा, अगर ई क्रॉस बी करते हैं तो ई क्रॉस बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इधर करेंगे तो ये इनवर्ड चला गया, मतलब निगेटिव साइड में आ गया तो ये तो एंटी पैरेलल हो गया ना, इसीलिए इसके जो प्रोपेगेशन वाला जो डायरेक्शन है उसके एंटी में चला गया, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ये आपको 2012 में सीबीएसई में पूछा गया है और 2015 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन के मामले में। हम आपको डायरेक्शन में अगर फिर भी प्रॉब्लम, वैसे हम तो सिर्फ अभी नॉर्मल बता रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे क्या होता है, आप क्या यूज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में, वो आपको हम कल के लेक्चर में अच्छे से डायरेक्शन निकालना बताएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, थंब रूल से, सारा चीज़ आपको बताएंगे किस तरह निकाला जाएगा। उसके बाद आपको हम एक होमवर्क देते हैं, ठीक, आप उस होमवर्क को करके लाइएगा और
कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिएगा या लाइव चैट में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है जो हम दिए हैं आपको, तो ये आप होमवर्क में बना लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको सेव कर लीजिए या पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन बनाइए, ऑप्शन दे दिए हैं ABCD। आप ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचिएगा। और जो हम पढ़ाए हैं लॉरेंस फोर्स उसी पे बेस है, आसान क्वेश्चन है, ठीक ठाक आप बनाइए और हमको आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइव चैट में जब हो सके तो उसमें आप हमको आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अभी आपके अभिषेक सर आएंगे। ठीक ठीक है, तो आपको रवि भैया पढ़ाए हैं और कैसा लगा है आपको, ये सब आपके हाथ में। हमको तो भाई हम वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के देख रहे थे, मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे, मज़ा आ रहा था। ठीक है, मतलब रिवाइज हो रहा था, मेरा मज़ा आ रहा था और अच्छा पढ़ाए मेरे अंदाज से। लेकिन मेरा कुछ नहीं, मतलब हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो करना है आप लोग करना है, आप लोग को डिसाइड करना है कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बोलो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो या फिर चैट बॉक्स में बता दो। अभी बता सकते हो, जो लोग पढ़े उनको पता चल जाएगा, मतलब कि पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। और आपको जो है 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है आपको डिसाइड करने के लिए कि हाँ रवि भैया को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर रखना चाहिए तो जल्दी जल्दी बता दो कि रखिए, अगर नहीं रखना चाहिए तो आप भी वो भी बता दो जल्दी जल्दी कि नहीं रखना चाहिए, नहीं अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप हमें मतलब कि जल्दी से बताओगे उतना जल्दी आपको नेक्स्ट टीचर मतलब आपको हम खोज के देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लेट करते हो तो फिर आप में लेट होगा, आपका जो टाइम है वो बीतता जाएगा। टाइम रुक नहीं रहा है किसी के लिए और ना टाइम रुकता है। ठीक है, तो बस रवि भैया को मतलब आज पहला वीडियो था इनका, कस के आप लोग दबा के शेयर करो वीडियो को, सभी लोग लाइक करके जाओ। और ठीक है, चलिए तो सर एक बार जोर से जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।